क्या कन्हैया इस देश की सियासत को एक नई दिशा दे रहा है? कल की सियासत का उभरता हुआ नायक है क्या कन्हैया? और क्या कन्हैया ने विपक्ष को एकजुट करने में पहला कदम बढ़ा दिया है? अब तक जो इस देश में तस्वीर दिख रही है और कल कन्हैया के जेएनयू में रिहाई के बाद के दिए गए भाषण से जिस तरह के से पॉलिटिकल क्लास से रिएक्शन आए हैं, एक संकेत और संदेश जरूर मिलता है। एक बहुत बड़ा और तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम फिर से एक बार परिचय करा दें। आनंद साहू नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, ज्योति कुमार सिंह नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हैं, विवेक यादव प्रवक्ता नेता आम आदमी पार्टी, अमीर हैदर जैदी साहब प्रवक्ता सीपीआई हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रत्युष नंदन नेता जेडीयू हमारे साथ हैं, पंकज कुमार बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक टिप्पणी पंकज जी जरा लेना चाहते हैं डॉक्टर प्रत्युष नंदन की। देर से वो डिबेट में जुड़े हैं कि क्या कन्हैया ने वो पहला कदम रख दिया है जो, और वो पहला कदम बड़ा गहरा है, वो लकीर बड़ी गहरी होती जा रही है। उसके बाद हम सर आपके पास आ रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं प्रत्युष जी कन्हैया के इन दो भाषणों को? क्या संकेत और संदेश मिल रहा है? देश की सियासत किस तरफ जा रही है? नीतीश कुमार ने भी बाकायदा ट्वीट किया, मीडिया में आके उन्होंने बयान दिया और शाबाशी दी कन्हैया को। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य उज्जवल है जब तक कन्हैया जैसे नौजवान इस देश में हैं। निश्चित ही मैं अपने नेता के विचार से सहमत हूँ और वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। जेएनयू ऐसे इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट चुना जाना ही एक अपने आप में एक बड़ा बात है, क्योंकि वहाँ का जो वोटर है वो देश का एक सर्टेन एरिया में सबसे प्रबुद्ध वोटर, देश इतना प्रबुद्ध वोटर कहीं भी नहीं है। और उन सारे लोगों ने अगर उसे प्रेसिडेंट चुना है तो निश्चित ही उसमें कोई दम है। और मेरी पूरी शुभकामना उसके साथ है कि वो आगे चल कर के देश का एक बड़ा नेता, अपनी पार्टी का बड़ा नेता बनेगा और उसमें बड़ा नेता बनने की भरपूर संभावना है और उसके सारे लक्षण मौजूद हैं। कन्हैया ने जिस हिसाब से उन दोनों भाषण और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन इश्यूज़ को उठाया है वो निश्चित ही काफ़ी गंभीर है। अगर कोई भी सरकार सिर्फ उस बात की गंभीरता को लेते हुए उन पर उसके शिकायतों को ही दूर करने में अगर अपने कार्यकाल में दूर कर देता है तो निश्चित ही देश की जो बहुसंख्यक आबादी है जी उसका भला होगा और एक उसके जीवन में फर्क आएगा और उसको भी लगेगा कि सरकार हमारे लिए है। नहीं तो आज सरकार का मतलब ये हो गया है कि सरकार समाज के जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हीं के बीच में उन्हीं की ज़िंदगी की कठिनाइयों को सही करने में, और मीडिया भी उसी की ओर फोकस करती है। गरीब कहीं न कहीं राजनीति में और सरकार के एजेंडे में पीछे छूट गया है, जिसे वो एड्रेस कर रहा है कन्हैया। ठीक है सर, अब जरा पंकज जी की बात सुन ले। पंकज जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा शोर हो रहा है, जो पूरी डिबेट चल रही है अलग अलग जगहों पर, एक तरह से पूरे देश में, इसमें दो तीन बड़ी चीजें हैं जो छूट रही हैं। पंकज जी इशारा करिए, क्या वो बड़ी चीजें हैं सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये छूट रही है कि कल तक जेएनयू को लोग कोस रहे थे। मैं इस बात कम से कम उठाना चाहता हूँ कि आज कन्हैया के बारे में जो चर्चा हो रही है, लोग थोड़ी देर के लिए कन्हैया को चर्चा करते करते जेएनयू को भूल गए। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि कल तक जो लोग जेएनयू को तमाम गालियाँ दे रहे थे, साथ ही साथ सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जेएनयू वो संस्थान है जो इसी भारत सरकार का एक संस्थान है जहाँ पर गरीब से गरीब तबके का का लड़का आकर अपनी पढ़ाई कर सकता है और उच्च शिक्षा पा सकता है। इसी देश का एक संस्थान है। साथ ही साथ जेएनयू का भी, इसको भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये वो संस्थान है जो वहाँ से उठकर आए हुए लड़के को भी, जिसकी अंग्रेजी ना अच्छी हो, जिसकी हिंदी ना अच्छी हो, उसको ऐसी आवाज़ दे सकता है जो देश को प्रभावित कर सकता है। तो जेएनयू का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये जरूर इस बहस में, बड़ी बहस में छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन सर ये जो हमने 20 दिन निकाले, 9 फरवरी से लेके आज तक जेएनयू कोई आज नहीं बना। जेएनयू का कंट्रीब्यूशन देश अगर इन घटनाओं से जाने तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मतलब क्यों ये 9 तारीख, 10, 11, 12, 15 एक अलग माहौल, और आज जब कन्हैया जेल से बाहर, फिर उसका भाषण, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बिल्कुल अलग तस्वीर। ये क्यों सर? मतलब क्या जेएनयू को अपने आप को समझाने के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्या फिर कन्हैया या कोई दूसरा कन्हैया आएगा, फिर ये बताएगा, फिर एक कोशिश होगी? नहीं, देखिए
यहाँ पर जेएनयू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ खड़ा है वो संस्थान वहीं खड़ा है और उसी रूप में चलता रहेगा। थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक पहलू जो था, जहाँ पर कि कुछ थोड़ा सा एक गिरावट सी आ गई थी, कम से कम वहां तक ये बात पहुंचेगी कि वो एक वैसी जगह नहीं है जहां पर कि जैसा लोग उसकी धारणा बना रहे थे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबे समय का इतिहास है कि सरकारें जो भी सत्ता में होती हैं जी, उनके माध्यम से कोई न कोई ऐसी गलती अक्सर होती रहती है जिसका पछतावा उनको इस हद तक होता है कि उसके कवरअप में उनकी पूरी की पूरी सत्ता चली जाती है। जैसे कि पिछली बार अन्ना आंदोलन के जैसे ही इन्होंने जो एक स्टेप लिया उनको जेल भरने का, उसका खामियाजा उनको अपनी सत्ता गंवा कर करनी पड़ी। यहाँ तो अभी वैसी स्थिति नहीं हुई है, मगर इस को जेल में डालना मेरे समझ से बीजेपी को बहुत आराम से स्वीकार कर, मैं बहुत निष्पक्ष तरीके से बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, लेकिन बीजेपी के काफी सारे लोगों से बात होने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ जी, बहुत जिम्मेवारीपूर्ण तरीके से कि इनको भी बहुत अफसोस है कि हमने वो स्टेप थोड़ा गलत हमारा हो गया, और ये मान लेना चाहिए इनको। और अगर मान लेंगे तो ज्यादा बड़ा बड़प्पन होगा। कानून के ऊपर अगर आपको भरोसा है, ठीक है सर, क्षमा चाहूंगा, बुरा मत मानिए, आप से एक बात कहना चाहूंगा। जी जी प्लीज। बीजेपी का ये स्टैंड नहीं है। देखिए, जब आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हमको भरोसा है, पुलिस में भरोसा है, तो वेयर इज बीजेपी? साहू साहब आपने एकदम सही बात कही। पुलिस, साहू साहब आपने वही पुलिस अगर ये अरेस्ट नहीं करती तो आप कहते हैं अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सही, साहू साहब आपने एकदम सही बात कही। कानून में इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों दे रहे हैं? मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने आप को कूद कर इस प्रशासनिक लफड़े में फंसाया है। चाहे वो चाहे उनकी कूदने की गलती तो आपने की है सर, ये तो मान लीजिए, और इतना मानना पड़ेगा आपको। कूदने की गलती तो की है। शुद्ध प्रशासनिक मामला था, कानून व्यवस्था का मैटर था, कानून के मुताबिक सुलटता अच्छा होता। जो सत्ता पक्ष होता है उसका प्रशासन से सीधा संबंध होता है। बीजेपी का मतलब, बीजेपी के एमपी ने एफआईआर किया, बीजेपी के होम मिनिस्टर ने एक गलत ट्वीट के आधार पर बयान दिया, उसको फोकस में लाया, वहां तो 50-60 आदमी नारा लगाया, बात दब गई थी। लेकिन सुनिए, बीजेपी ने एक बनाया जनाब, एक मिनट, मेरा केरल और बंगाल में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है। साहब जवाब दीजिए, बिल्कुल अब आप जवाब दीजिए। आप एक सेकंड सुन लीजिए, लेट मी टेल वन वर्ड, जवाब ले लेते हैं। एक शब्द बोलने दीजिए मुझे। बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज बीजेपी ने किस बात के ऊपर कंप्लेन किया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हर घर में अफजल पैदा होगा, और अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, और उनको पकड़ लिया आपने, उनको सजा मिलेगी, और आपकी पुलिस ने और सरकार है, उसके ऊपर कंप्लेन था सर। उन लोगों को पकड़ लिया जो लोग ये नारे लगा रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा डेमोक्रेसी में हमको भी कुछ, हम भी भारत के नागरिक हैं सर, हमें भी थोड़ा सा इजाजत दिया जाए। 2 शब्द बोलता हूँ और 4 लोग अटैक करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने पूरी गलती ऐसी कर दी कि पूरा भारत एक साथ जुड़ जाए और पूरा एक साथ गोली मार दे बीजेपी के लोगों को। के आधार पे आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं आप एफआईआर किया, बंदूक की गोली की तरह अटैक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बयान सर आप एक बार बताइए, फोकस बनाया, क्या हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? सब भारत के नागरिक हैं। सेंट्रली क्या फोकस बनाया? आप सुनते ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आज नहीं है, आप उमर खालिद के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं आप। इसमें पार्टी नहीं है, बीजेपी ही। मुझे अरे कमाल है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं 8-10 भाषा जानता हूँ, मैं मजदूरों की नेता, ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं गरीब का बेटा हूँ, आपको सारा समझ में है, इसलिए यू आर फायरिंग लाइक ए बुलेट।
ये क्या है सर? ये अन्याय है। आप लोग जो अत्याचार करने का आदत बना रखे हैं, आप ही को आजादी है, हम लोगों को कोई आजादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को आप गाली देने का आपको अधिकार है, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, सो यू आर हैविंग द राइट टू अब्यूज। ये राइट है आपको। बयान दिया, क्या है? एमपी है, क्यों नहीं करेगा एफआईआर? भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप क्यों इस बात को भारत कर रहे देश के लोगों को? उस चैनल वाला क्यों नहीं बोल रहे हैं डाल दिया कि जो लोग भारत करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कंप्लेंट था? कोर्ट में क्यों नहीं प्रूव किया? कन्हैया के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं था हमारे बातों को छोड़कर बहस के ज्योति जी, अब जरा एक बार जज हमने साहब की बात हमारे सुनिए, कुछ काउंटर देना कौन चाहते से नेता ने कन्हैया के खिलाफ लिख के दिया है, ये बताइए आप। अरे गजब बात है, आपके एमपी ने एफआईआर किया जिस पर पुलिस ने एक्शन अब लिया। मतलब कि आप लोग जो अरे है आपके एमपी ने गाली एफआईआर दे रहे हैं, करवाया गाली है दे सर, रहे वो हैं, सदन में इस बात को चैनलों स्वीकार में कर चुके हैं। थोड़ा सा इसमें क्या बेमतलब है? मर्यादा में आप भी रहे। अब बात ठीक है, हम जरा जदी साहब को सुन लीजिए। अब जदी साहब पूरा करें। आज क्या बयान दिया आप बयान बताइए। नहीं, एफआईआर करवाई। हाफिज सईद के इशारे पे कर रहा है ये काम। आनंद साहब अब सुन लीजिए थोड़ा सा। इशारे पे आपके होम मिनिस्टर जो लोग देश के जी, अब सुन टुकड़े लेते हैं, करने हम की जरा बात विवेक जी के करेंगे, पास भी जाना उसके चाहते हैं। जदी साहब पूरा खिलाफ करें। कानूनी बस जांच आप होगी। सुन लीजिए, थोड़ा आगे बढ़े सर, थोड़ा आगे बढ़े आप, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, कि जेएनयू के लड़के हाफिज सईद के जदी इशारे पे साहब, और जेएनयू में ये क्या हो रहा है, वो तमाम बातें कहेंगे जेएनयू को लेके। हाँ, लगता है कहना चाहिए राजीव जी, हमारे साहू साहब और बीजेपी के लोग इतने मासूम हो गए हैं, इतने मजलूम हो गए हैं आज, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इनके ऊपर बोल रहा है। आपको तो पहले ही ये सोचना चाहिए माननीय कि गोली मार दीजिए ना सब बीजेपी वाले को। आप लोग सुन लीजिए, सुन लो यार, सुन लो साहू साहब कुछ सुन बहस हो रही है, बर्दाश्त अपने अपने तर्क लोग रख रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने सुन लीजिए साहू साहब, सुन लीजिए, आपने 31% आपको वोट मिला, 69% वोट आपके खिलाफ था, तो इसका मतलब ये कि 69% लोग आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। बहुत अच्छा। नहीं थे, सुन लीजिए, सहमत नहीं है आपकी विचारधारा से। ऐसा नहीं। 31% आपकी दूसरे विचारधारा नजरिए से मैं सहमत बात है। करता हूँ। सुन लीजिए, अब आप इतने आज असहाय टोटल महसूस हो वोटिंग रहे कितना हैं। हुआ सर वो देखिए पहले। अरे साहू साहब, आप बात सुन तो आगे लीजिए बढ़ने साहू दीजिए, साहब, वही इतनी उलझते बर्दाश्त रहेंगे। रखिए आप। जदी साहब पूरा करें सर, पूरा करें जल्दी जल्दी। हाँ, आप इतने जो रोजाना देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा है, तो आप अपनी गलती को ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? आप सुन लीजिए, आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप बताइए, मैं और आप मिलके सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए साहू साहब, आप और मैं मिलके, हमारी गलती भी नहीं, आप और मैं मिलके अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, आप और मैं मिलके, और ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि जिन्होंने जेएनयू के अंदर देश के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें आज तक आपने क्यों नहीं पकड़ा? उस आप कहना चाहिए जो दिल्ली का कमिश्नर है, जो बदल गया, जो नया आया, उसने भी आज तक उन 8 लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? और जिसने वो सीडी फैब्रिकेटेड करके चैनल पे चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप और मैं चलते हैं, चलो आज देश के लिए लड़ने के लिए उठिए, चलिए, हम उठते हैं आपके साथ। दूसरा जवाब, आप कह रहे हैं कि कन्हैया मजदूरों की बात नहीं कर रहा। सुन लीजिए साहू साहब, एक सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, सुविधा हो गया। कन्हैया मजदूरों की मैं एक बात बोल रहा हूं। अरे सुनिए, आपको मैं सुनूंगा। आप फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं, हम फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते चले आए हैं, हम देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते चले आए हैं, हम आतंकवाद से समझौता नहीं करते, हम फिरका परस्ती समझौता नहीं करते। हमारी आवाज मजदूरों की आवाज है, हमारी आवाज मेहनत कशों की आवाज है। आज आप वो बात करते, कन्हैया की उस बात पर गौर नहीं करते आप कि कन्हैया जब जेल से आके कहता है कि आज भी पुलिस वाले को 125 रुपए में वर्दी का अलाउंस मिलता है, 125 रुपए में वर्दी नहीं धुलती है, आप उसकी बात नहीं करते। ठीक, आप किसान की बात, एक मिनट, आप किसान की बात नहीं करते। आज 1700 रुपए, एक मिनट सुन लीजिए, आज 1700 रुपए महीना किसान पैसे कमाता है, 1700 रुपए में उसका क्या होता है? आप उसे कहते हैं कि 5 साल के बाद तेरे पैसे दुगने हो जाएंगे। ठीक, ये आप देश चला रहे हैं। साहू साहब, जवाब दीजिए, एक एक बात को फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देता हूं। आप एक चीज बताइए मुझे, भारत में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत से 1.5 साल से सरकार में है। 65 साल से जो लोग शासन में रहे, उसके ऊपर आप एक सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। और जो 1.5 साल में दुनिया भर की रिफॉर्म, पूरे विश्व में भारत का डंका पीट रहा है, देश भर में मजदूरों की आवाज बुलंद कर रहा है
किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, मजदूरों के असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक के ऊपर एक कई नए नए आयाम खड़े कर दिए, किसानों के लिए एक के एक पानी और बिजली के आंदोलन खड़ा कर दिया। आप उसके ऊपर कतई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जो लोग यही लेफ्ट वाले कम से कम 125 लोगों को ब्रूटली दे हैव किल्ड इन केरल एंड यहाँ वेस्ट बंगाल में, और कम से कम 1000 लोगों को अपंग कर दिए हैं। और ये लोग देश आंकड़े आपके पास कहां से आए माननीय? ये आंकड़े कहां से आए आपके पास? सामाजिक आपको मैं बताऊं क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जब जाते हैं तो गाड़ी सड़क की लेने नहीं आती है। ये इज्जत बढ़ा रहे हैं आप देश की, और ये सब देने वाले कांग्रेस इसके बारे में आप जय जयकार कर रहे हैं। इज्जत बढ़ा रहे हैं। भाग्य सर, ठीक है, अब देखिए हम फिर विषय से भटक रहे हैं। हम कन्हैया पर फोकस कर रहे थे कि क्या कन्हैया इस देश की राजनीतिक धारा को एक नई दिशा दे रहा है। साफ हो गया। अब जरा ज्योति जी को हम थोड़ा सा सुन लें। विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। अब जरा विवेक जी के पास भी हमें जाने दीजिए। ज्योति जी आ रहे हैं, हम जरा विवेक जी से एक सवाल ले लें। अब विवेक जी, क्या कन्हैया ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दिया है? एक और इस इंसिडेंट के बाद आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता क्या बता रही है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार सबको मौके दे रही है। अपने कारनामों से ये खुद व खुद बैकफुट पे जा रहे हैं धीरे धीरे। कन्हैया ने, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस देश को एक राजनीतिक परिदृश्य में एक आईना दिखाया है पूरी भारतीय राजनीति को, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और जिस तरह से खड़े होकर के सीधा सीधा प्रधानमंत्री को कई मुद्दों पे घेरा है कन्हैया ने, तर्क के साथ घेरा है। जेएनयू की यही विशेषता है, क्योंकि जेएनयू में कई बार उन बहसों में मैं भी शामिल हुआ हूँ जहां सारे बच्चे बैठते हैं और आपस में बहस करते हैं। उनका स्तर बहुत ऊंचा है। आप तर्क में उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अपनी जानकारी है, उनके पास अपना ज्ञान है। जेएनयू की साख पे बट्टा नहीं लगा सकते। दूसरा ये कि ये सरकार पता नहीं क्यों सीधे सीधे इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने लग गई है। जेएनयू के ऊपर उन्होंने अटैक किया। भाई साहब का भाषण शांत करा दीजिए। नहीं प्लीज, आप बोल नहीं आप अपनी बात पूरा करिए, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आप भी सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया। ऐसा बोल रहे हैं जैसे आर्मी लेके अटैक कर दिया जेएनयू में। ओह साहू साहब, सुन तो लीजिए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। सरकार अपने कारनामों से खुद गिरती चली जा रही है। क्या भाषा है, वाह वाह वाह, क्या भाषा है आप लोगों की। ठीक, पूरा करिए विवेक जी, यही प्लीज चरित्र पूरा है करिए। आपकी पार्टी का, यही आप लोग सीख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से। वो भी दूसरों को नहीं सुनते और आप भी दूसरों को नहीं सुनेंगे। देखिए फिर समय नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा। रोकिए ना, आपसे सीखेंगे ना, हम लोगों को कुछ आता ही नहीं, हम तो नवाब लोग हैं जी। बस अब जरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10 सेकंड में विवेक देखिए, ये इनका एक एक कदम इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनका एक एक स्टेप खुद इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे, वहां इन्होंने अटैक किया। जहां जहां ये फेल होते हैं, ये दूसरे को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। रोहित वेमुला वाला केस हुआ, आप देखिए वहां इन्होंने जो स्टैंड, इनके सारे स्टैंड इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे पूरे देश में 3 साल मजबूरी है इनको झेलना, क्योंकि इनके पास बहुमत है। सर ठीक है विवेक जी, बस ठीक है सर, हम जरा एक ज्योति जी की बात सुन ले, फिर हम आते हैं। कन्हैया ने एक नया आयाम रचा है भारतीय राजनीति। अगले हिस्से में सर आपके पास आते हैं, स्वागत होना चाहिए। ज्योति जी संक्षेप में सर। देखिए, आप संक्षेप में नहीं, मुझे सारी बहुत से सवाल आए और बहुत से बातें हुई, तो मुझे नहीं, तो आपने मुझे समय नहीं दिया, आप बाकी वक्ताओं को समय दिया है। जहाँ तक अभी इससे पहले जो बहस हो रही थी और बातें जो छिड़ी कि जेएनयू इस इंसिडेंट के कारण जाना गया, मैं आपको बता दूं, जेएनयू इस इंसिडेंट के कारण नहीं जाना गया। जेएनयू को बहुत पहले से और बहुत कारणों से जाना गया है, इसलिए ये इंसिडेंट प्रमुखता से आ गया। जेएनयू में का जो कल्चर है, और हम लोग वहाँ स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ का जो कल्चर है और जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उसका एक नज़रिया और एक तरीका ही बहुत अलग है। हो सकता है कि एक पैनल में 4 लोग हों, लेकिन जो लोग वोट एक पैनल में 4 हैं और वो 3 लोग को वोट करते हैं, हो सकता है प्रेसिडेंट को वो दूसरा वोट करते हैं। क्यों? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बातें, उनके मुद्दों पर, उनके बातों पर वो वोट करते हैं। इसलिए वो पार्टी पॉलिटिक्स एक जगह है, नीतियां एक जगह है, लेकिन जेएनयू का एक कल्चर है, एक अपना सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका है वहां पर। इसलिए जेएनयू को आप बहुत तरीकों से आपको देखना होगा। और दूसरी बात जी जी, आप
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, अभी प्रवक्ता बोले थे और इसके पहले भी नेता बोलते मैं जेएनयू को क्या बोला। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो छात्र जो जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही का वहां पर इंसिडेंट हुआ और जो छात्र यहां पर देशद्रोह का काम करते हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा। मैं सवाल करता हूं, देशद्रोह के नाम पर छात्र ही क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में आप अलगाववादियों को साथ देने वालों के साथ सरकार बनाते हैं, ये दो तरह का चेहरा क्यों? आप दूसरी तरफ फिर आप देखें, अभी इन्होंने बात की, अभी लेफ्ट के बारे में उन्होंने बोला कि इतना कत्लेआम क्या आधार था हम नहीं जानते हैं। आप वो क्यों भूल जाते हैं कि गुजरात में 2002 के दंगे को कैसे भूल जाते हैं आप? फिर उन्होंने एक बात सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी 60 साल में क्या किया। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी अभी जो उन्होंने एक बात कहा कि जातिवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? यही प्रधानमंत्री हैं जो बिहार के इलेक्शन में जाकर क्या कहते हैं कि मैं फलाना जात से हूं, मैं फलाना क्लास से हूं। ये बात क्यों कहना पड़ता है? इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये क्यों कहना पड़ता है कि अगर तुम ये भाषा नहीं बोलोगे तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा? आपको ये इस तरह की बात क्यों क्या कन्हैया विपक्ष को एकजुट कर रहा है? पंकज जी, एक लास्ट कमेंट साहब हो गया, एक कमेंट ले लेने दीजिए, जल्दी साहब जल्दी पूरा करें। जो आप फ्रेम देंगे अब देश की राजनीति को एक करवट लेना पड़ेगा कि देश का वर्ग बहुत कन्हैया की राजनीति चाहता है देश के अंदर या इन राष्ट्रभक्तों की राजनीति? ठीक है, क्लोजिंग कमेंट पंकज जी, समय बिल्कुल नहीं, 20 सेकंड। जिस तरीके से 4-5% वाली पार्टी सीपीआई, बस ठीक है सर, सुन लीजिए। हाँ, जिस तरह से भाजपा और सरकार बेतरनी भारत की बात कर रहे हैं, की राजनीति महासागर करने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे जैसे युवा धकेल रहे 20 वर्ष लगाने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया पार्टी में साहब, बहुत धन्यवाद। समय अब बिल्कुल नहीं है, बहुत शुक्रिया हमारे पैनल में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में जो भी लोग आए, पृथ्वी जी बड़ी माफी चाहेंगे, समय नहीं है। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।